अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम है खबरों से आगे और मैं हूँ खालिद हमीद। नाजरीन, इसराइली फ़ौज के शिमाली गजा में फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में जहाँ एक तरफ शिद्दत आ गई है और बड़े पैमाने पर जानी ज़िया हो रहा है और अमलाक तबाह हो रही हैं, वहीं गजा के महसूर लोगों से हमदर्दी और जंग में वक्फे की कोशिशें भी हो रही हैं। आज हम इसी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने गजा में शुरू होने वाली ज़मीनी कार्रवाई को हमास की जानिब से 7 अक्टूबर के बाद शुरू होने वाली जंग का दूसरा मरहला और आज़ादी की दूसरी जंग करार दिया है। उन्होंने हमास की अस्करी क़ुव्वत के मुकम्मल खात्मे और 7 अक्टूबर के हमले में उसकी जानिब से यरगमाल बनाए गए इसराइलियों की बाजियाबी को ज़मीनी कार्रवाई का हदफ करार दिया है। ताहम इसराइल को ये अहदाफ हासिल करने में कितनी कामयाबी मिलती है, उसकी जारी कार्रवाई के मुस्तक़बिल में क्या नताइज बरामद हो सकते हैं और क्या मुस्तक़बिल में ये लड़ाई इसराइल और हमास के तनाज़े से बढ़कर ख़ित्ते में फैल सकती है, ये सवालात गुज़रते वक्त के साथ मज़ीद अहम होते जा रहे हैं। लेकिन इनकी तफसील में जाने से पहले हम आपको बताते चलें कि एक तरफ इसराइल अपनी पेशकदमी जारी रखने पर बज़िद है, तो दूसरी तरफ मुकम्मल जंगबंदी या मुख्तसर जंगबंदी और गजा के लोगों को इंसानी हमदर्दी की ज़रूरियात मुहैया करने के लिए भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। कई हफ्तों से जारी इस शदीद लड़ाई का कोई इख्तिताम नजर न आने पर अमरीकी और अरब सालिसों ने हमास के ज़ेर इख्तिदार इलाके पर इसराइल के मुहासरे को नरम करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं और शहरियों की मदद के लिए मुख्तसर वक्फे की जंगबंदी की अपील की है। सदर जो बाइडन ने भी एक दिन पहले इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में मुख्तसर वक्फे की तजवीज़ पेश की है। इसी असना में अमरीका, मिस्र, इसराइल और कतर के हमास के साथ सालिसी के एक मुआहदे के तहत गैर मुल्की पासपोर्ट के हामिल सैकड़ों फ़लस्तीनियों और दर्जनों ज़ख्मियों को पहली बार गजा छोड़ने की इजाज़त दी गई है, लेकिन अभी भी दर्जनों ज़ख्मी बाकी हैं। वो अरब ममालिक जो अमरीका के इत्तेहादी हैं और इसराइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, इस बढ़ती हुई लड़ाई पर बेचैनी का इजहार कर रहे हैं। उर्दुन ने इसराइल से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है और इसराइल के एलची से कहा है कि वो उस वक्त तक मुल्क से बाहर रहें जब तक कि जंग और उसकी वजह से होने वाली आम शहरियों की तबाही ख़त्म न हो जाए। तुर्किया और ईरान ने एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस में इसराइल और हमास जंग के फैलाव को रोकने का मुतालबा किया है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ मीडिया से एक मुश्तरका गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि गजा में इंसानी अलमियाँ मुमकिन तौर पर एक ऐसी जंग में तब्दील हो जिससे खित्ते के ममालिक मुतासिर हों। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर इस जंग को फौरी तौर पर बंद न किया गया और गजा के शहरियों, ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमले बंद न किए गए, तो जो लोग ये जंग लड़ रहे हैं उनके लिए इसके संगीन नताइज होंगे। उन्होंने कहा कि याद रहे कि हम बहुत करीब हैं। जनूबी अमरीका के एक मुल्क बोलिविया ने गजा पर इसराइली हमलों के सबब तल-अबीब से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं, जबकि उसके हमसाय ममालिक कोलंबिया और चिली ने भी अपने सफ़ीरों को मुशावरत के लिए तलब कर लिया है। बोलिविया मशरक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल के पेश नज़र इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान करने वाला पहला मुल्क है। इसराइल ने बोलिविया के सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने के फैसले को दहशतगर्दी का एतराफ़ करार देते हुए कहा है कि बोलिविया की हुकूमत का ये फैसला दहशतगर्दी और ईरान में आयतुल्ला की हुकूमत के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ है। अब देखते हैं कि दूसरी तरफ शिमाली गजा में क्या हो रहा है। इसराइली फोर्सेस बज़ाहिर गजा के शिमाल में अंदर तक पहुंच गई हैं। इसराइल की फ़ौज की जानिब से जारी करदा एक वीडियो के मुताबिक फ़ौज की बख्तर बंद गाड़ियाँ इमारतों के अंदर चलती हुई दिखाई दे रही हैं और फ़ौजी एक मकान में पोजीशन ले रहे हैं। इसराइल का कहना है कि गजा के ज़्यादातर रिहायशियों ने जुनूब की तरफ नकल मकानी के अहकामात पर अमल किया है, लेकिन अब भी हज़ारों अफराद शिमाल में मौजूद हैं, क्योंकि इसराइल ने उन जुनूबी इलाकों में फ़ज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं जिन्हें उसने सेफ जोन्स करार दिया था। गजा में अब तक 14 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं।
امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں نے غزہ میں سنگین انسانی المیہ کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اسرائیل نے حماس کے خطرے کے مکمل خاتمے کو غزہ میں جاری کارروائیوں کا ہدف قرار دیا ہے۔ تاہم مبصرین کے نزدیک اس مقصد میں کامیابی کے باوجود اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرات ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی خطے میں استحکام پیدا ہو سکے گا۔ امریکی محکمہ دفاع کے ایک سابق عہدیدار ایلیکس پلیٹساس کے مطابق حماس کی طاقت اگر ختم ہو جاتی ہے تو ایران لبنان میں اپنی پراکسی حزب اللہ کو مزید فعال کر دے گا، لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال حزب اللہ کو اسرائیل اور شاید امریکہ کے ساتھ لڑائی میں دھکیل سکتی ہے۔ تاہم ایلیکس پلیٹساس کے مطابق بعد میں پیدا ہونے والی صورتحال بھی غیر یقینی ہوگی اور خطہ بارود کا ڈھیر بنا رہے گا۔ امریکی نشریاتی ادارے ABC نیوز کو ایک انٹرویو میں امریکا کے ایک ریٹائرڈ آرمی جنرل رابرٹ ایبرمز نے کہا ہے کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے شروع کی گئی جنگ تقریباً ناممکن مشن ہے اور کئی ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ رابرٹ ایبرمز کہتے ہیں کہ حماس ایسے علاقوں میں اپنا دفاع کرے گی جو انتہائی گنجان آباد ہیں۔ ان کے بقول اس تنازع میں ہم ابھی تک جو دیکھ چکے ہیں اس کے برعکس شدید ترین جھڑپیں ہو سکتی ہیں۔ ساتھ ہی اسرائیل کے لیے ایسے مقامات پر غیر ارادی حملوں سے محتاط رہنا بھی ایک چیلنج ہوگا جہاں ممکنہ طور پر اسرائیلی یرغمالی بن سکتے ہیں۔ سابق امریکی جنرل کہتے ہیں کہ اسرائیل کی فوجی کارروائی کے بعد بھی کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ حماس ایک علیحدہ فلسطینی ریاست قائم نہ ہونے کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ یہ دو ریاستی حل پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، جس کا اس تنازع کے تناظر میں اکثر ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا تو اس جانب پیش رفت کے لیے دو ریاستی حل بھی اس سوال کے جواب کا حصہ ہونا چاہیے۔ رفیق الحریری سینٹر فار مڈل ایسٹ کی ڈائریکٹر اسٹریٹجی تقی نصیرات کا کہنا ہے کہ خطے کے لیے سیاہ دن شروع ہونے والے ہیں، کیونکہ اسرائیل اور اس کے مغربی اتحادی دہائیوں پر محیط اس تنازع کا صرف عسکری حل چاہتے ہیں۔ ان کے بقول یہ مسئلہ صرف قبضے کے خاتمے اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق فلسطینیوں کے جائز مطالبات پورے کر کے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ بھی اسرائیل سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا یہ خونریزی بند ہو سکے گی اور امن کا قیام ممکن ہے؟ ضرور بتائیے گا، انتظار رہے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔